अच्छा, तो लिक्विड्स लिक्विड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई ख़ास टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हम यहाँ पर लिक्विड्स लिख लेते हैं और लिक्विड्स के अंदर पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये वाली बात करते रहते हैं और इस बात को साथ साथ हमने जोड़ना है विद फिजिकल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को जोड़ना है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इस तरह का सवाल डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा कि दो चीज़ें दी गई होंगी, वो पूछेगा कि इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप की हैं। तो लिक्विड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। नंबर वन हमारे पास आ गई हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ना, ये बिटवीन डाइपोल्स पाई जाती हैं। डाइपोल्स के अंदर पाई जाती हैं। डाइपोल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.5 से 1.7 के दरमियान में हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल आप इसकी मिसाल HCl और HCl की ले सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से फोर्स जो बनाएगा उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहेंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, दे आर 1% एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बहुत सारी मिसालें आप कोट कर सकते हैं। जब भी डिफरेंट एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है 0.5 से 1.7 होगा, तो उनके दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उन्हें आप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के अंदर एक बात हम यहाँ पर एक साथ जोड़ लेते हैं, चलिए उसको एंड पे देख लेंगे। डाइपोल मोमेंट में हम उसे डिस्कस करेंगे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कई दफ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क सही भी होता है, तब भी डाइपोल फोर्सेस नहीं बनती। वो कब होता है उसके लिए हमने डाइपोल मोमेंट अलग से रख लिया। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद हमारे पास आती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ना, ये स्पेशली पाई जाती हैं बिटवीन गैस इन लिक्विड। अगर आप एक नॉन पोलर गैस को हल करना चाह रहे हैं ना, जिस तरह आर्गॉन को आप हल करना चाह रहे हैं पानी में, ये सवाल बड़ा डिसाइसिवली इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि आर्गॉन और वाटर और ऑक्सीजन और वाटर में कौन सी टाइप की फोर्सेस हैं। तो याद रख लें कि ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के टाइप की फोर्सेस हैं। पानी डाइपोल है और पानी आर्गॉन को पोलराइज करता है उसे अपने अंदर हल करने के लिए, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप की फोर्सेस बनती हैं। एक डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, इसे इंड्यूस पोलराइजेशन भी कहते हैं। ये हम आगे जाकर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बीएससी के अंदर भी देखेंगे। तो तीसरी तरह की फोर्सेस जो हमारे काम की हैं उन्हें कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस के दो और नाम आपको मिल जाएंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इनका बेसिक फ्रेमवर्क देख लें, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करता है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है और ये पोलैरिटी, इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल अपने साथ वाले मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस कराता है और इस पोलैरिटी को इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। और यहाँ पर अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं, उन्हें इंस्टेंट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं। एक को आप कहते हैं पोलराइज एबिलिटी, यानी कि जितना साइज बड़ा होगा ना उतनी पोलराइज एबिलिटी ज़्यादा होती है स्पीशीज़ की, तो बड़े साइज के एटम जल्दी पोलराइज हो जाते हैं। तो एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी एक अलग से पूरा कंसेप्ट है जिसको हम फजान्स रूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं और वहाँ पर इससे बड़े फायदे भी हासिल हो जाते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती हैं लंदन फोर्सेस और डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा जो लंदन फोर्सेस डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिसिटी पर। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। और याद रख लें कि चाहे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हों, चाहे लंदन फोर्सेस हों, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तमाम तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डायरेक्ट रिलेशन है विद दी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो अगर किसी के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, भूलना नहीं है, ये बात नहीं भूल सकते आप। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये भी याद रहे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का कोई असर नहीं है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पर। सारी डिटेल की इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी है। लंदन फोर्सेस के बाद चौथी टाइप की फोर्सेस आ रही हैं। एक और बात यहाँ पे देख लें कि जो हैलोजेंस हैं
उनके अंदर डाउन दी ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और लंडन फोर्सेस बढ़ेंगी। ये मिसाल आपको मिल जाएगी एफएससी की बुक में। इसी तरीके से वो कहता है कि डाउन दी ग्रुप आप नोबल गैसेस को देखें तो उनको लिक्विफाई करना आसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ी, लंडन फोर्सेस बढ़ी, और जितनी फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि देयर इज़ ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने के लिए माजरत, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी काम पड़ा है तो इसलिए हम जो है ना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप तक बात पहुंचाई जाए, बोर ना हो जाए, आपका नेट ही ना ख़त्म हो जाए, ये भी हो सकता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, तो चौथी चीज़ हमारे पास है, चौथी टाइप की फोर्सेज उन्हें आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो शराइत हैं, दो शराइत, इन दोनों शराइत को लाजमी याद रखें। बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सवाल हो सकता है जब वो कहता है कि चार आपके पास मालिक्यूल हैं, इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस में नहीं है। याद रखना पहली बात यह है कि हाइड्रोजन मस्ट बी, मस्ट का मतलब होता है लाजमी, इसमें दो राय जाना नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी बॉन्डेड टू फॉर्म और सिमिलर। यहाँ पर ना ये बड़ी सिमिलर वर्ड को बड़ी अहमियत दे रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन फोन के साथ जुड़ा होना चाहिए, फोन छोटे होते हैं, हमें बताया गया था कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कहते हैं, या सिमिलर। सिमिलर का मतलब है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर ना हो तो इतनी ही कुव्वत वाला कोई और एटम अगर वहाँ पर मौजूद हो तो वो जो एटम है उसके लिए आप याद रख लें कि जब ये जो सिमिलर है ना, इससे हमारी मुराद है क्लोरोफॉर्म। सही है, एफएससी की बुक के अंदर क्लोरोफॉर्म मेंशन्ड है। क्लोरोफॉर्म के जो 3 क्लोरीन है ना, वो हाइड्रोजन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट से खींचते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेता है, अगेन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और अब हाइड्रोजन इतना पॉजिटिव हो गया है कि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की दूसरी शर्त ये है कि फोन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, गुड का मतलब है मस्ट बी प्रेजेंट इन सेकेंड मालिक्यूल। तो जिस मालिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है ना, उसके अंदर भी फोन होना चाहिए। अब उसमें सिमिलर एटम नहीं चलेगा, उसमें क्लोरीन नहीं चलेगा। सही हो गई थी बात। तो फोन होना चाहिए या सिमिलर एटम होना चाहिए जिससे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन जो दूसरा मालिक्यूल है जिससे बॉन्डिंग करनी है उसमें फोन खुद ही होने चाहिए। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करवा सकेंगे। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दो एक मिसालें दे देता हूँ, फिर आगे चलेंगे जी। तो यहाँ पर हम मिसालें दे रहे हैं कि अगर एसीटोन की फोर्सेस पूछेगा कोई, तो एसीटोन के फार्मूला मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप सबको आता ही है, आप लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ऑक्सीजन है मौजूद, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा और इसमें होंगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप गौर से देखते हैं तो CHCl3, यहाँ पर 3 क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचकर उसको इनफ पोलैरिटी तो देते हैं, लेकिन इनके साथ अगर दूसरी क्लोरोफॉर्म आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो दूसरी शर्त पूरी नहीं होगी, यानी कि दूसरे मालिक्यूल में फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी। लेकिन अगर आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्योंकि पहली शर्त के लिए 3 क्लोरीन हाइड्रोजन को मैं बनाकर दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन जो है वो इनफ पोलैरिटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ एसीटोन जो है इसमें ऑक्सीजन है। तो पहली शर्त यहाँ से पूरी हो गई सिमिलर एटम्स की वजह से, और दूसरी शर्त ऑक्सीजन से पूरी हो गई। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज़रूरी बात है, याद रखनी पड़ेगी, मिस नहीं करना है इंशाल्लाह इस बात को। और इससे सिमिलर क्वेश्चंस कर भी बात कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं इंटरमालिक्यूलर और इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। आपने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को देखा हुआ है कि उसमें इंट्रामालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल जो है उसमें इंटरमालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ऑर्गेनिक में डिस्कस कर लेंगे, उसकी यहाँ पे हमें जो है ना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असरात देख लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असरात पर मैं मेन बात करूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन में पाई जाती है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो पाई जाती है डीएनए के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैक्स कह दिया, मैं कहना चाह रहा हूँ पेंट के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिटर्जेंट्स के अंदर पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हनी के अंदर। सही है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा जगहों पर हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो क्या कहते हैं आप, आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस की जो डेंसिटी है वो डी मैक्स जो होती है, मैक्सिमम डेंसिटी, वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी हो जाती है
स्लाइटली लो हो जाती है और इस वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है और इसी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसकी वजह बन रहा है। तो वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो हमें एक्सप्लेन कर सकती है कि आपके पास चौथे ग्रुप के मेंबर, पाँचवें ग्रुप के मेंबर, छठे ग्रुप के मेंबर, सातवें ग्रुप के मेंबर अगर हाइड्राइड बनाएं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये आ गए। और पांचवें ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और छठे ग्रुप के आ जाएं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सातवें ग्रुप में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। तो यहाँ पर याद रखें कि चौथे ग्रुप वालों के अंदर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त को पूरी नहीं कर रहा, तो इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। डाउन दी ग्रुप सिर्फ एक चीज़ हो रहा है और वो क्या है कि साइज इंक्रीज कर रहा है। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंडन फोर्सेस बढ़ेंगी। नीचे की तरफ लंडन फोर्सेस बढ़ रही हैं तो नीचे की तरफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहे होंगे। कौन से ग्रुप के, चौथे ग्रुप के। पांचवें, छठे और सातवें में पहले पहले मेंबर को छोड़ दें, बाकी सब में देखें नीचे की तरफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन साइज बढ़ने से बढ़ रही हैं, लंदन फोर्सेस बढ़ने से बढ़ रही हैं। तो नीचे की तरफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि HCl, HBr और HI में H2S, H2SE, H2TE, PH3, ASH3, SbH3, इन सब के अंदर डाउन दी ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ने से लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं। तो यहाँ सब में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन पहले पहले मेंबर में एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको ऑब्जर्व होंगे। और वो ऑब्जर्व क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर HF9 जो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th ग्रुप के पहले पहले मेंबर, उनके लिए। बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो आम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या असर है इन प्रॉपर्टी, इन सब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अपॉन एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तमाम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो ही वो असर डालती हैं एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर। एवेपोरेशन जो है ना उसे आप याद रख लें कि एवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस एस्केप है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एवेपोरेशन ना हर टेम्परेचर पर होती रहती है। एवेपोरेशन कूलिंग करवाता है, सही है जी। एवेपोरेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ेगा एवेपोरेशन बढ़ेगी। एवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। एवेपोरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो ये तीसरी बात से हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मसला हल हो गया। एवेपोरेशन आमतौर पर ओपन कंटेनर में देखी जाती है, लेकिन अगर आप कंटेनर क्लोज कर देंगे तो फिर जो टर्म आप यूज़ करेंगे वो होगी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज नोटेड व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। वेपर प्रेशर जो है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। और वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये भी असर हमारे साथ ही हो गया। तीसरी चीज़ की बात कर लें वो है जी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, और बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर सकता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड। और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए है तो फिर ये वेपर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिफरेंट लिक्विड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। यानी कि जिन चीज़ों का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये फॉर डिफरेंट लिक्विड्स हमने बात कर ली, सही हो गई थी बात। तो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के हवाले से एक बात याद रख लें कि वेपर प्रेशर को नापने का तरीका जो है वो मैनोमीट्रिक मेथड है। एक और मेथड भी होता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं।
वो भी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैनोमीटर ही लिखा हुआ है। एफएससी की हद तक बैरोमीटर आगे आप कहीं और पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गई जी बात। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अब हमने ये वाली बात जो एक क्लियर कट ओवरव्यू देखा है, इसके साथ मज़ीद हम ये बताएंगे कि कुछ टर्म्स हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये सब के सब जो है ना ये डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, 1 mole of solid into liquid at its melting point, और 1 mole of solid into gas directly। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए उन्हें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सब्लिमेशन कहते हैं। क्योंकि ये सब के सब एंथैल्पीज हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं, तो इन सब का डायरेक्ट रिलेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से और एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल आयोडीन के लिए अगर हम बात करें तो आयोडीन की जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ये सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इसे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और दूसरे नंबर पर इसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगेगी, और तीसरे नंबर पर सॉलिड से लिक्विड में लाने की एनर्जी लगेगी। इसकी वजह क्या है, जब कोई चीज़ सॉलिड से गैस में जाती है तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, फोर्सेस टूटती हैं, फिर लिक्विड से गैस में जाती है और फोर्सेस तोड़नी पड़ती हैं, इसलिए इस काम के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर कोई लिक्विड से गैस में जाएगा तो लिक्विड में जो है ना मोशन कम होती है, काइनेटिक एनर्जी लिमिटेड होती है, गैस में बड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक फास्ट दूर तक का एनर्जी चेंज है, जिस वजह से एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एब्जॉर्ब होगी और वो एनर्जी एब्जॉर्ब होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। सॉलिड और लिक्विड में एनर्जी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए सॉलिड से लिक्विड में आने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज नहीं लगता। सही होगा जी बात। ये वाली बात कंप्लीट करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इस हवाले से आपको कुछ वैल्यूज़ किताब में मिल जाएंगी, पढ़ने की हद तक इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है 69 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में हो जाता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी को बॉईल करवाया जा सकता है ख़ास टेम्परेचर पर। और अगर आप पानी किसी भी लिक्विड को जो बॉईल करने पर डिकम्पोज हो जाता है लाइक ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, तो फिर आप उसे ना एक्सटर्नल प्रेशर कम करके उसे आप लो टेम्परेचर पर बॉईल करवाते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह रहा हूँ, इसे कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसे वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ग्लिसरीन की एग्जांपल आपको किताब में मिल जाएगी। लिक्विड क्रिस्टल के तौर पर क्या खसूसियात हैं वो एक पेज है, वो आपने अपने तौर पर पढ़ लेना है, लेकिन उसका जो ब्रेस्ट कैंसर में या फिर एज ए थर्मोमीटर जो इस्तेमाल है वो अच्छे इस्तेमालात हैं। अब हमने ये सारा हिस्सा जो एफएससी का एक ब्रॉड टॉपिक था उसको सम अप किया आपके सामने। अब हमने वापस जाना है और अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट भी हैं, उनको भी मुख्तसरन देखते हैं, तो आगे चलेंगे जी।